नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा साप्ताहिक शो इकोनॉमिकम। आज इकोनॉमिकम बड़ा खास है। इन दिनों सुर्खियों में क्या है? इन दिनों सुर्खियों में है पेटीएम। चर्चा में क्या है? चर्चा में है फिनटेक। काम किस पर चल रहा है? काम चल रहा है दरअसल डिजिटल लैंडिंग को चुस्त दुरुस्त करने पर। जो कुछ गड़बड़ हो रहा है वो ना हो। आज जब ये सब कुछ चर्चा में है, पूरी हवा में यही सब तैर रहा है, बह रहा है, तो निश्चित सी बात है कि अर्थात तो इस पर होना ही था, इकोनॉमिकम तो इस पर होना ही था। तो अंशुमान जी ने आज अर्थात में पेटीएम के सहारे दरअसल इस पूरे इकोसिस्टम के पीछे, इस पूरे संसार के पीछे जो कुछ ऐसा हो रहा है, घट रहा है, जिसकी चिंता है, जिसका डर है, जिसका खौफ है, उसे लिख दिया है। और उसको लिखने के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि इससे पहले ऐसी घटनाएं कब, कहां, कैसे हुई थी। क्योंकि अर्थात की पहचान यही है कि कोई पुराना किस्सा, देजावू जैसी स्थिति होती ना, कि जो हो रहा है ये हुआ है, कहां हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, यहां से शुरुआत करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। अर्थात पर चर्चा तो शुरू करेंगे। टॉपिक मैंने आपको बता दिया, विषय आपको बता दिया, लेकिन और क्या है वो सुनिए। इसके बाद दो सवाल जवाब हैं। सवाल जवाब के बाद इनकम की बात है जो बड़ी खास है आज की, ध्यान रखिएगा। इनकम की बात के बाद किस्सों के सिक्के। हफ्ते आखिरी हफ्ता है महीने का, तो किस्सों के सिक्के भी चर्चा होगी, विषय आपको बताएंगे। और उसके बाद कोई किताब या वेब सीरीज जो हम हर बार बताते हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन चर्चा अब अर्थात पर करते हैं शुरू। अर्थात की चर्चा आज अंशुमान जी शुरू कर रहे हैं जर्मनी के एक बहुत छोटे से बैंक से। ये किस्सा कब का है सर? कौन सा बैंक है और इसकी चर्चा क्यों हो रही है? इकोनॉमिका में आपका स्वागत है। पेटीएम पर हम लगातार आपको मनी सेंट्रल में हर घटना से परिचित करा रहे हैं। पिछले एक साल से भारत के फिनटेक बैंकिंग स्पेस में जो हो रहा है वो बिल्कुल आपके लिए चौंकाने वाला है। अगर आप भारत की वित्तीय बैंकिंग गतिविधियों को बहुत करीब से पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि एक साल पहले तक जो भारत सरकार और जो आरबीआई डिजिटल इंडिया का झंडा उठाए घूम रहे थे, उन्होंने उस डिजिटल इंडिया के सारे पोस्टर बॉयज़ की गर्दन पकड़नी शुरू कर दी। वो सब जो कभी मंचों पर खड़े होकर नेताओं और मंत्रियों के साथ भारत को की डिजिटल क्रांति का परचम लहराने के लिए आगे रहते थे, उनके सब क्या ईडी के छापे पड़ रहे हैं, उनके खाते खंगाले जा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? ये क्या पलट गया? ये एंटी क्लाइमेक्स कैसे आया? ये कहानी अब हमें समझना ज़रूरी है। और जब हम आज इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कल दिल्ली में वित्त मंत्री, आरबीआई और तमाम रेगुलेटर्स ने फिनटेक कंपनियों के भीतर क्या चल रहा है उसे जानने के लिए नए तरीके की व्यवस्था और नियम बनाने का फैसला किया है। तो हम आप उसे ले चलते हैं, लेकिन हम ले चलते हैं इसको थोड़ा पीछे से, जर्मनी के जरिए। और ये किस्सा हम इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि बैंकिंग और वित्तीय दुनिया में छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ा असर करती हैं। हम लोग किसी इकोनॉमिकम में आपसे बटरफ्लाई इफेक्ट की चर्चा कर चुके हैं, जो माना जाता है कि बटरफ्लाई इफेक्ट में बहुत छोटी सी घटना कालांतर में एक बड़े घटनाक्रम का असर लेकर आती है। वित्तीय क्षेत्र में ऐसा होता है। 1974 की बात है। 1974 में जर्मन बैंकों की रैंकिंग में इस बैंक का दर्जा 35वां था। दुनिया के सबसे बड़े बैंक तो छोड़ दीजिए, जर्मनी में जितने बैंक थे उन बैंकों में 1974 में इस बैंक का कोई शुमार नहीं होता था। छोटा सा बैंक था, 35वें दर्जे का बैंक था। इस बैंक का नाम था बैंकर्स हरस्टेट। अगर आप कभी पढ़ेंगे बैंकिंग के इतिहास के मामले में तो आपको पता चलेगा। मतलब ये है कि इस बैंक में इतना बारूद नहीं था कि इससे दुनिया का बैंकिंग सिस्टम हिल जाए। इतना बड़ा बैंक नहीं था कि इसके कुछ करने से अमेरिका, न्यूयॉर्क के, लंदन के, हांगकांग के या बाकी दुनिया के देशों के बैंकों को बड़ा असर पड़े। लेकिन हरस्टेट ने कुछ ही महीनों में ऐसा कुछ कर दिया कि पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम घुटनों पर आ गया। सिर्फ एक छोटे से बैंक ने किया क्या? इसने हरस्टेट बैंक दरअसल विदेशी मुद्रा के विनिमय में काम करता था। 1974 का दौर था। विदेशी मुद्रा का कारोबार तब उतना एफिशिएंट, टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं होता था, फिर भी विदेशी मुद्रा का कामकाज तो चलता था। तो होता यह था कि उस दौर के बैंक उस देश की करेंसी में भुगतान लेते थे और जिस देश से भुगतान आता था उसे उस विदेशी मुद्रा में पैसा वापस कर देते थे, जो आज भी भारत दुनिया के बैंक करते हैं। हालांकि अब ये स्विफ्टली होता है, ऑनलाइन होता है। तो बैंकर्स हरस्टेट ड्यूशमार्क में जो मार्क, जर्मन मार्क था, उसमें पेमेंट लेता था। और अगर पेमेंट यूके से आया तो पाउंड स्टर्लिंग में, यूएस से आया तो डॉलर में उसे भुगतान करता था। यह नेटवर्क पूरी दुनिया में चलता था और उस पूरे नेटवर्क में बैंकर्स हरस्टेट एक छोटी सी कड़ी था, बाकी बड़े बैंक उसमें शामिल थे। बैंकर्स हरस्टेट को विदेशी मुद्रा के कारोबार में लगातार नुकसान हो रहा था, क्योंकि एक्सचेंज रेट उस समय तक बहुत पारदर्शी नहीं थे, 74 के दशक तक, और एक्सचेंज रेट अपने हिसाब से तय होते थे।
बैंकिंग की दुनिया में सूचनाओं का आदान प्रदान उतना ज़्यादा था नहीं, तो न्यूयॉर्क में बैठे हुए बैंकर्स को या टोक्यो में बैठे हुए बैंकर्स को या लंदन में बैठे हुए बैंकर्स को बैंकर्स हर स्टेट की बैलेंस शीट के बारे में कुछ नहीं पता था कि वो अंदर क्या कर रहा है, क्योंकि किसी को कोई जानकारी नहीं थी। तब तक बेसिल नहीं आया था, दुनिया में बैंकिंग रेगुलेटर्स नहीं बने थे, सब उसके बाद हुआ है और इसीलिए इसको, इस घटनाक्रम को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। जर्मन के बैंक का बैंकिंग नियामक इस स्थिति तक बैंकर्स हर स्टेट की हालत से परेशान था कि वो इसका लाइसेंस रद्द करने की स्थिति में पहुंच गया था, क्योंकि नुकसान में था। इधर हर स्टेट पर कार्रवाई की फाइलें बन रही थी जर्मनी में, दूसरी तरफ ये बैंक लगातार फॉरेन करेंसी में सौदे करते चला जा रहा था। कुछ आपको सुनते हुए समझ में आ रहा है? हल्का पेटीएम जैसा। कार्रवाई की फाइलें भी चल रही थी और आईपीओ भी आ रहा था, लगभग वैसा ही था। तो कार्रवाई की तैयारियां चल रही थी और इसके फॉरेन करेंसी डील्स भी हो रहे थे, फॉरेन एक्सचेंज डील्स भी हो रहे थे। जून 1974 के अंत में बैंकिंग नियामक ने इस बैंक का लाइसेंस ही रद्द कर दिया। बैंकर्स हर स्टेट का लगभग वैसा ही काम जैसा पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ हुआ, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। अब एक सप्ताह के भीतर न्यूयॉर्क, लंदन और दुनिया के देशों में जो विदेशी मुद्रा के लेन देन का पहिया था वो टूटने लगा, क्योंकि एक छोटी सी कड़ी बाहर निकल गई। अब इसका लाइसेंस रद्द हो गया तो इसके पास जो भुगतान फंसे थे वो फंसे रह गए, इसे जो मार्क के बदले डॉलर देने थे वो डॉलर नहीं दे पाया और ये पूरा पहिया टूटने लगा। एक महीने तक तो दुनिया का बैंकिंग सिस्टम किसी तरह सर्वाइव करता रहा, दाएं बाएं करके घुमाता रहा। जुलाई तक दुनिया के कई बैंकों ने फॉरेन करेंसी पे ऑर्डर्स की क्लियरिंग बंद कर दी, कई सारे बैंकों ने एक साथ बंद कर दी। धीमे धीमे ये पता चला कि इस बैंक क्लियरेंस के बंद होने की वजह केवल वो जर्मनी का छोटा सा बैंक है, बैंकर्स हर स्टेट, क्योंकि वो कड़ी वहीं जाकर टूट जाती थी। बैंकर्स हर स्टेट जर्मनी के किसी बड़े बैंक को पैसा देता था, जर्मनी का कोई बड़ा बैंक ब्रिटेन के लंदन के किसी बड़े बैंक को पैसा देता था, फिर लंदन का बड़ा बैंक न्यूयॉर्क के बैंक के लिए क्लियर करता था। आपको याद है कि इसके आश्चर्य होगा जानकर कि विदेशी मुद्रा बाजार को बैंकर्स हर स्टेट की क्राइसिस से एक नया वर्ड मिला और आज भी विदेशी मुद्रा के बाजार में शब्द का इस्तेमाल एक क्लिशे मुहावरे के तौर पर किया जाता है, जिसका नाम है हेस्टेड रिस्क। हेस्टेड रिस्क कहा जाता है ऐसे जोखिम जो कनेक्टेड व्यवस्था में आते हैं। अब दुनिया के बैंकिंग नियामक इस बात के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि तब तक तो बैंकिंग सिस्टम इतनी पारदर्शी, इतने तरीके से जुड़ा नहीं था। संकट की घोषणा हुई, कोशिशें शुरू हुई उबारने की, तब तक कई सारे बैंक बड़े नुकसान में फंस गए। और आप आश्चर्य करेंगे कि इस छोटे से बैंक ने, यहीं से इस छोटे से बैंक की वजह से दुनिया में बेसल रूल्स की नींव पड़ी। पहली बार बेसल रूल्स, जिनका नाम अब आप बैंकिंग की दुनिया में मुहावरे की तरह सुनते हैं कि बेसल नियमों के तहत ऐसा हुआ, बेसल लॉ के तहत कैपिटल एडिक्वेसी के इतने नाम होने चाहिए। हेस्टेट ने दुनिया को ये बताया कि सिस्टमिक रिस्क क्या होती है। ये शब्द भी अब खूब इस्तेमाल होता है, सिस्टमिक रिस्क होती है। हेस्टेट ने बताया कि बैंकिंग और वित्तीय सिस्टम अगर दूसरे से तकनीकी तौर पर ना भी जुड़े हुए हों, लेकिन अगर वो एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं तो सिस्टमिक रिस्क कैसे आती है। और सिस्टमिक रिस्क जो मुहावरा है, इसे रोकने के लिए बाद में बेसिल के नए नियम बने। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसको आप आरटीजीएस कहते हैं सामान्य भाषा में, जिसके है इस तरीके के ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम बनाए गए कि रियल टाइम सेटलमेंट होना चाहिए। 3 दिन तक कोई भी सेटलमेंट में बैठा नहीं रहेगा, जिससे पता रहे कि पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा। और ये सब करने के बाद भी 2008 में फिर बैंकिंग संकट आया। 2008 तक बेसिल रूल्स भी आ गए थे, बैंकों के बीच में नेटवर्किंग भी हो गई थी, सूचनाओं का आदान प्रदान भी हो गया था। इसके बाद भी दूसरा संकट आया, पर यह संकट पेमेंट्स के कारण नहीं आया, यह संकट इन्वेस्टमेंट के कारण आया। क्योंकि पेमेंट सिस्टम तो दुरुस्त हो गए थे, पर बैंक जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जो स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटीज़ में दांव लगा रहे थे, जो पैसा कमा रहे थे, उसकी उनको इजाज़त नहीं थी और इसलिए बैंक यहाँ डूबना शुरू हुए। इसके बाद फिर कानून बना, डॉट फ्रैंक कानून आया, वोल्काज रूल्स आए, बैंकों को बदला गया और बैंकों की जो जोखिम पसंदगी थी, जिनके जोखिम के खेल थे, उन्हें रोका गया। बेसिल के नियम इसके बाद और सख्त किए गए। अब आपको अगर लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि पेटीएम या इन जैसों के साथ रिजर्व बैंक नाइंसाफ़ी कर रहा है, या रिजर्व बैंक जो अभी से 1 साल 1.5 साल पहले तक भारत में डिजिटल क्रांति की मुनादी कर रहा था, नगाड़ा बजा रहा था, वो डिजिटल क्रांति को आगे लाने वाले सारे लोगों पर इतनी सख्ती क्यों कर रहा है, इनके लाइसेंस क्यों रोक रहा है, तमाम तरीके के फैसले क्यों ले रहा है। तो आप हर स्टेट बैंक की जगह पेटीएम में किसी दूसरे फिनटेक को रख दीजिए, आपको लगभग वैसी ही परिस्थितियाँ बनती दिखाई देंगी और आरबीआई के खौफ की वजह आपको समझ में आएगी कि दुनिया में इतनी कनेक्टेड बैंकिंग होने के बाद भी सिस्टमिक रिस्क एक छोटा सा पेमेंट वॉलेट भी लेकर आ सकता है। सर, लेकिन एक चीज़ समझ नहीं, आपने कहा कि कनेक्टेड बैंकिंग जैसी बात और
ठीक है, अगर पहले तकनीक से नहीं भी जुड़े थे, लेकिन अब तो पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम एक तरीके से जुड़ा है। आप अमेरिका में पैसा डालिए या भारत में पैसा डालिए, आप इधर पैसा डालिए, उधर मैसेज आता है, पैसा निकलता है तो मैसेज आता है, पूरी दुनिया के बैंक जुड़े हैं। तो पेटीएम जैसा छोटा बैंक जो अभी बैंकों की श्रेणी में अगर आप देखें तो वो कहीं नहीं खड़ा है एक तरह से, फिर इतनी चिंता क्यों? हाँ, और यही सबसे बड़ा सवाल था पेटीएम को लेकर सामने, जो हम स्वाभाविक सी बात है, शुभम का बिल्कुल सवाल सही है कि पूरी दुनिया की बैंकिंग कनेक्टेड है। आप रियल टाइम सेकंड्स में पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं, आप यहाँ अकाउंट से भेजते हैं, दूसरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसके बाद भी कनेक्टेड बैंकिंग में सारी सूचनाओं का आदान प्रदान है, रेगुलेटर्स हैं, बेसल रूल्स हैं, इसके बाद भी हम पेटीएम के मामले को हॉस्टेट रिस्क जैसा कैसे मान रहे हैं? और यही पेचीदगी है। पेचीदगी ये है कि बैंकों के नेटवर्क तो आपस में जुड़े हैं, उनके बारे में तो पता, पर बैंकों के आगे जो एक नई दुनिया खड़ी हुई है ना, जिसको हम फिनटेक की या डिफाई अंग्रेजी में जिसे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस कहते हैं, ये दुनिया खड़ी है। इस दुनिया के बारे में दुनिया के रेगुलेटर्स को कुछ नहीं पता है। ये जो आगे एक लेयर आकर खड़ी हो गई है, जो ग्राहक के बीच में, हमारे और आपके और बैंक के बीच में खड़ी हुई है, ये दुनिया में बड़ा अंधेरा। इस दुनिया में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता है। इससे पहले कि भारत या दुनिया के रेगुलेटर्स फिनटेक कंपनियों के लिए, क्रिप्टो के लिए, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के लिए, डिजिटल लेंडिंग के लिए कोई नियम कानून व्यवस्थाएं बना पाते, उससे पहले पूरी दुनिया में 5-6 साल के भीतर ट्रिलियंस डॉलर का एक पूरा नेटवर्क खड़ा हो गया, पूरा बिजनेस खड़ा हो गया। आज भी भारत की सरकार और आरबीआई फिनटेक के लिए सारे नियम नहीं बना पाई है। अभी भी नियम बन रहे हैं, अभी भी वो काम चालू है वाली स्थिति में है, अभी भी सारे नियम नहीं बने हैं। कौन कैसे काम करेगा, कौन किससे क्या सूचनाएं शेयर करेगा, स्पष्ट नहीं। पहला रेगुलेटरी सैंडबॉक्स 2022 में आया था आरबीआई की तरफ से। तब तक तो फिनटेक कंपनियां बाजार में जाके पैसा भी उठा लाई थी और उन्होंने बिजनेस भी शुरू कर दिया था। नियामकों को, किसी नियामक को यह नहीं पता है कि इन फिनटेक कंपनियों के भीतर चल क्या रहा है, इनके भीतर का कारोबार क्या है, इनके पीछे कौन खड़ा है। पेटीएम का उदाहरण लीजिए। पेटीएम के बारे में बाद में पता चला कि चीन की कंपनी का उसमें निवेश है, और पेटीएम के बारे में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए, केवाईसी से जुड़े हुए मामलों का शक शुरू हुआ। तो आप सोचिए कि एक पीछे खड़ा है दुनिया का विशाल बैंकिंग सिस्टम, जो रेगुलेटेड है, जो ट्रांसपेरेंट है। उन्हें साल में 3 बार 4 बार अपने रिजल्ट डिक्लेयर करने पड़ते हैं, एनपीए 180 दिनों के बाद सूचित करने पड़ते हैं। उनके लिए उनके सेटलमेंट के, उनके चेक क्लियरिंग के नियम तय हैं। पर उसके आगे जो एक नेटवर्क खड़ा हुआ है, उसका सॉफ्टवेयर किसने बनाया है, उसमें किस कंपनी का पैसा है, वो किसकी सूचना, किस बैंक की सूचना किस दूसरे बैंक को दे रहा है, या किस ग्राहक की कौन सी जानकारी ले रहा है, इसके बारे में दुनिया के किसी नियामक को कुछ भी पता नहीं है। और इसलिए इस बैंकिंग तंत्र में, ये जो नया बैंकिंग तंत्र आया है, जिसे नियो बैंकिंग कह सकते हैं आप, इसमें सबको सब पर शक है। इसमें पूरे सिस्टम में एक दूसरे को सब पर शक है। और इसलिए आप ध्यान दीजिए कि पेटीएम इकलौता घटनाक्रम नहीं है। हम कुछ बड़ी घटनाएं आपको ताज़ी बताते हैं जो हमें हमारे याद में है, जो हम आप लोगों को मनी सेंट्रल के जरिए और तमाम अलग जगह से सूचनाएं मिलती रही। क्रेडिट कार्ड कंपनियों पर बिजनेस कार्ड जारी करने पर आरबीआई ने रोक लगा दी। आरबीआई को ये 2 साल बाद पता चला कि क्रेडिट कार्ड कंपनियां जो क्रेडिट कार्ड कंज्यूमर के लिए बनाती थी, उन्होंने बिजनेस क्रेडिट कार्ड बना दिए और 45 दिन का, 50 दिन का, 60 दिन का क्रेडिट कारोबारी लेन देन में लिया जाने लगा। एक कारोबारी दूसरे को क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने लगा और इसके बाकायदा ऑथराइज्ड प्रोडक्ट बना दिए गए। आरबीआई को पता चला तो आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी किया और कहा भाई क्रेडिट कार्ड तो कंज्यूमर के लिए है, कारोबारी थोड़ी क्रेडिट ले सकते हैं। अब ये बिजनेस इनको बंद किया गया। जो कर्ज देने वाली फिनटेक थी, उनके लिए 125% तक की कैपिटल रिजर्व रिक्वायरमेंट डाल दी गई। इससे पहले तक आरबीआई को समझ में जब में आया, तब तक डिजिटल लेंडिंग फैल चुकी थी, लोग डूब चुके थे और कंपनियां भी संकट में आ गई थी। पीपीआई के लिए पेमेंट कार्ड के नियमों पे सख्ती के नियम बनाए गए, कंप्लायंस की के नए नए रेगुलेशंस लाए गए। डिजिटल लोन कंपनियों पे तो प्रतिबंध ही लगा दिया गया, उनकी एक वाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट बनाई गई। बैंक ऑफ बड़ौदा के ऐप पर रोक लगाई गई, जो कि सरकारी बैंक था। उसमें क्या हुआ, बीएनपीएल पर जो बाय नाउ पे लेटर की कंपनियां थी, उनके लिए अलग से नियम बनाए गए, उनको भी तय करने की कोशिश की गई। एनबीएफसी को जो क्रेडिट का फिनटेक कंपनियों के क्रेडिट कार्ड को, जो एनबीएफसी से क्रेडिट लाइन मिलती थी, कोई फिनटेक कंपनी क्रेडिट कार्ड जारी करती थी, उसके बदले उस क्रेडिट को सिक्योर कराने के लिए वो एनबीएफसी से जो पैसा लेती थी, उसके लिए नियम बनाकर उसको सख्ती की गई। ये सब घटनाएं कोई 10-12 साल पुरानी नहीं है, ये सिर्फ पिछले 1 साल की है। 8-9 महीने के फैसले हैं, जो हमने बड़े बड़े फैसले आपको बताए। छोटे फैसले तो अलग हैं। अगर आप रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर जाके नोटिफिकेशन देखें तो फिनटेक कंपनियों पर असंख्य नोटिफिकेशन निकालें। तो ये इतनी लंबी गिनती है उन कानूनी या नियमों के दखल की, जो ऐसा लगा कि अक्सर
नियामक सोता हुआ पाया गया। जब कुछ हो गया तब उसको लगा ये क्या हो गया, तब फिर उसके लिए एक कानून बनाया गया। और इसी सीक्वेंस में, इसी श्रृंखला में आती है पेटीएम को मिली हुई सजा कि पेटीएम के पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। अगर आप पूरे बीते 2 साल में, 3 साल में फिनटेक कारोबार के भीतर झांक कर देखें, जो सूचनाएं और जानकारी निकल कर आ रही, तो आपको समझ में आएगा कि रिजर्व बैंक इस तरह से पूरे फिनटेक कंपनियों पर इतनी सख्ती के साथ कार्रवाई क्यों कर रहा है। और अगर आप की याददाश्त कमज़ोर होगी तभी आप ये जो पूरा क्रंदन चल रहा है पेटीएम के आसपास, इसका हिस्सा बनेंगे। क्योंकि पिछले 5 साल में, 6 साल में पेटीएम को अगर आप एक आधार माने फिनटेक कंपनियों की बुनियाद का, क्योंकि सबसे बड़ी झंडाबरदार कंपनी थी, उसके खिलाफ जो है उसके के साथ जितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं वो बता रही हैं कि भारत का नियामक भी खुद समझने की कोशिश कर रहा था कि हो क्या रहा है भीतर इस पूरे स्पेस पे। सर, लेकिन पेटीएम को क्या पर्याप्त मौके मिले थे? क्योंकि अगर ये लाइसेंस रद्द करना तो बहुत बड़ी घटना है, एक तरह से समझ लीजिए कि अंतिम छोर है, लास्ट नेल इन कोफिन है। तो आपको लगता है कि पेटीएम को पर्याप्त मौके मिले थे? हाँ, और पेटीएम को पर्याप्त मौके इसलिए मिले थे कि सही बात है, शुभम ने कहा कि पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द होना सजाए मौत जैसी है। थोड़ा पीछे चले तो हम स्मृति पर जोर डालें तो हमें दिखाई देगा कि कैसे रिजर्व बैंक को तो ये बात थोड़ी बहुत अंदाज तो 2017 में ही था, लेकिन एक पूरी प्रक्रिया चली, इसलिए कहना मुश्किल, ये कहना गलत है कि पेटीएम पर कार्यवाही अचानक की गई। 2016 में नोटबंदी के साथ पेटीएम के दिन बहुरे थे। नोटबंदी शुरू हुई, लोगों ने डिजिटल पेमेंट शुरू किए, पेटीएम उस समय तक आगे आया। यही चमक थी 2017 में पेटीएम को पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिल गया। अगले ही साल पेमेंट बैंक के लाइसेंस के तौर पर पेटीएम ने अपना काम शुरू कर दिया। पहला साल बीता था शुभम 2018 में पेटीएम को में कानून, नियम और कंप्लायंस के नियम टूटने के सवाल उठकर सामने आने लगे। 2018 में आरबीआई ने पेटीएम पर नए ग्राहक जोड़ने की पर रोक लगा दी। नोटिफिकेशन आया 2018 के बाद, अब तक आईपीओ नहीं आया था। 2017 में पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला, 1 साल के भीतर ही कंप्लायंस के सवाल उठने लगे। 2021 में कंपनी के आईपीओ से ठीक पहले रिजर्व बैंक को पता चला कि पेटीएम तो गलत और झूठ सूचनाएं देता है, कंप्लायंस के सही नियम फॉलो नहीं करता है। 1 करोड़ का जुर्माना लगा पेटीएम पर। अब यहाँ आपका सवाल तो सेबी से बनता है कि जब 2 बार पेटीएम पर सवाल उठाया जा चुका था, उसे सजा दी जा चुकी थी, उसके बाद भी आईपीओ लाने की छूट कैसे मिली? बट वो एक दूसरी फ्रेंजी थी जिसमें पेटीएम का आईपीओ आया था। तो आप सोचिए, भारत में एक रेगुलेटर पेटीएम पर संदेह कर रहा था, उसके कामकाज पर सवाल उठा रहा था, जुर्माना लगा रहा था, और दूसरा रेगुलेटर उसे आईपीओ लाने की छूट दे रहा था। इधर आईपीओ चल रहा था, उधर रिजर्व बैंक ने पेटीएम में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर सिक्योरिटी की जांच शुरू कर दी। आईपीओ के पैरेलल ही ये काम शुरू हुआ। बैंक ने कहा, आपको याद होगा फेमस वो कोट था, आईपीओ के दौरान ही के आसपास ही आया था, जिसमें बैंक ने कहा कि पेटीएम अपने कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम का ऑडिट कराए इंडिपेंडेंट एजेंसी से और ये बताए कि इसके भीतर क्या हो रहा है। पेटीएम में कुछ चीज़ें बदली नहीं। मार्च 2022 में पेटीएम पेमेंट बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया गया। ये मार्च 2022 का फैसला, आईपीओ के तत्काल बाद। आईपीओ आने के बाद मार्च 2022 में रिजर्व बैंक ने कार्रवाई की। फिर अक्टूबर 2023 में पेटीएम पे 5.39 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई। इसके तत्काल बाद अगली बड़ी कार्रवाई पेटीएम पर हुई कि उस पर पेनल्टी लगाएगी। उस समय कंपनी पे आरोप था कि उसने अपने मालिकों के बारे में सही सूचनाएं नहीं दी हैं, ऑनलाइन केवाईसी और वीडियो केवाईसी में जबरदस्त गलतियां की हैं, भुगतानों में, पेमेंट्स में जो फिनटेक कंपनियों के लिए निर्धारित सीमा थी कि कितने तक का पेमेंट वो कर सकते हैं, उनका उल्लंघन किया है और इस मामलों का दोषी पाकर उस पर जुर्माना लगाया गया था। और अंततः फरवरी 2024 में रिजर्व बैंक ने पेटीएम का पेमेंट बैंक बंद कर दिया है। पेमेंट के बैंक को बंद करने का आदेश हो गया, जिसकी तारीख थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। इसलिए अगर आप ये कहें कि पेटीएम को सजा मिलने पर फिनटेक उद्योग में सवाल उठाए जा रहे हैं रिजर्व बैंक की रोशनी में, तो आपको तथ्य तो यही बताते हैं कि भारत की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी न केवल बुरी तरह अपने कामकाज में अपारदर्शी, नॉन ट्रांसपेरेंट पाई गई, बल्कि वो रेगुलेटर की सुन भी नहीं रही थी। रेगुलेटर के नियमों का पालन भी, रेगुलेटर के बताए हुए नियमों का पालन भी नहीं कर रही थी। 2018 से 2024 के बीच पेटीएम को ट्रैक करते हुए, जो हमारी बात हो रही है रेगुलेटर से, कंप्लायंस के लोगों से, आरबीआई में जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं, 2018 से 2024 के बीच पेटीएम की जांच के जरिए आरबीआई ने और रेगुलेटर्स ने जान लिया कि फिनटेक के भीतर चल क्या रहा है।
केवाईसी कैसे किए जा रहे हैं, कैसे फर्जी वीडियो केवाईसी बनाए जा रहे हैं, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए मार्च में 2022 में जब पेटीएम पे कार्रवाई हुई थी, उसके बाद आरबीआई ने पिछले 2 साल में पूरे फिनटेक उद्योग की कुंडली किताबें खोलनी शुरू कर दी और ये जानने की कोशिश की कि इसके भीतर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। और ऐसी जानकारी में और इस जांच में आरबीआई को कुछ ऐसी सूचनाएं या जानकारियां मिली हैं जो वित्तीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है, यानी फिनेंशियल सिस्टम के लिए भी खतरा है और हमारी निजता के लिए, प्राइवेसी के लिए भी खतरा है। और इसीलिए एफएसडीसी की जो मीटिंग हुई इस हफ्ते में, जिस हफ्ते में से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहाँ वित्त मंत्री ने भी ये बात स्पष्ट रूप से कही कि फिनेंशियल सिस्टम की सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण है और उस पर उसमें किसी तरीके की गफलत नहीं होनी चाहिए। सर अब ठीक है, पेटीएम के साथ तो जो हुआ, एफएसडीसी भी नियम बना रही है, नियामक भी अब सतर्क हो गए हैं, वित्त मंत्री ने भी अब आदेश दे दिया है। डर क्या है? ठीक है, नियम तो तब बनेंगे ना जब सबसे पहले आपको ये पता होगा किन चीज़ों को रोकना है। क्या ऐसे डर हैं जो चारों तरफ से आ रहे हैं जिनको रोकने के लिए अब ये नियम बनने शुरू हुए हैं? शुभम, डर समझना ज़रूरी है क्योंकि अब जितनी जांच पड़ताल पिछले 1 साल में हुई, पेटीएम पर जो कार्रवाई हुई, जो नोटिफिकेशंस आए, उनके आधार पर हम अंदाज लगा सकते हैं कि फिनटेक उद्योग को लेकर या फिनटेक को लेकर दुनिया भर के नियामक कितने खौफ में के हैं, इतना खौफ इनके भीतर क्यों है, और उसे समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि भारत में सबसे उभरता हुआ उद्योग और हम सब लोग जाने अनजाने कहीं ना कहीं फिनटेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हुआ ये कि 2008 में जब बैंकिंग क्राइसिस आई तो दुनिया के बैंकिंग सिस्टम को चुस्त दुरुस्त किया गया, बदला गया, उनके बैंकों के जो जोखिम लेने के विकल्प थे वो कम किए गए, उन्हें बदलने की कोशिश की गई, क्योंकि 2008 में बैंकों को बड़ा झटका लगा था। लेकिन 2021 तक जब तक दुनिया के बैंकिंग नियामक अपने बैंकों को ठीक विक करके सही कर पाते, तब तक अचानक फिनटेक, डीफाई, क्रिप्टो और डिजिटल लोन की पूरी दुनिया बाजार में खड़ी हो गई, जिसे नियामक देख ही नहीं पाए, उनके नाक के नीचे बनकर तैयार हो गई। 2021 के बाद ग्लोबल नियामकों को इस पूरी दाल में बड़ा काला नजर आने लगा। ये जो बागे एक स्टैक बना था, एक पूरी कतार बनी थी, इसके कामकाज में उन्हें सवाल उठते दिखाई देने लगे। 2022 में आईएमएफ की ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में आईएमएफ ने काफ़ी जांच पड़ताल के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में फिनटेक की जांच के बाद कहा कि नियो बैंक और फिनटेक दुनिया के वित्तीय तंत्र के लिए आने वाला सबसे बड़ा खतरा है। और ये खतरे जो आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में बताए, उनकी रोशनी में हम भारत में जो अभी हो रहा है फिनटेक उद्योग में या पेटीएम के साथ या बाकी के साथ, इसे समझ सकते हैं और हमें इस कार्रवाई की गंभीरता और नियामक के डर का अंदाज लग सकता है। सबसे पहला डर और सबसे पहला खौफ क्या है शुभम? सबसे पहला खौफ यह है कि जिस तकनीक पर फिनटेक कंपनी काम कर रही है उसमें बड़ा अंधेरा है, उसके बारे में किसी को पता नहीं। फिनटेक कंपनियां छोटी छोटी हैं, बहुत तेज़ी से फैल जाती हैं, बैंक बहुत बड़े हैं, बैंकों के लिए तमाम तरीके के नियम हैं, कंप्लायंस के, कैपिटल एडिक्वेसी के, ट्रांसपेरेंसी के, उन्हें अपनी एक ब्रांच भी खोलने में लंबा समय लगता है, बहुत धीमे चलते हैं। बैंकों को जोखिमों की सुरक्षा के लिए बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। फिनटेक कंपनियों को किसी तरीके की रिस्क नहीं लेनी है, स्टार्टअप का पैसा है, कैपिटल आई है, वो कुछ भी काम कर सकते हैं। उनकी रफ्तार उतनी तेज नहीं होती बैंकों की जितनी तेज फिनटेक कंपनियों की होती है। दुनिया के नियामक फिनटेक के भीतर जो टेक्नोलॉजी सिस्टम्स काम कर रहे हैं उनकी परतों से वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि वो कंपनी बाहर से आ रही है, उसका सिस्टम कैसा है, उसके सिस्टम के ऑडिट की क्षमताएं दुनिया भर के रेगुलेटर के पास है ही नहीं। कुछ ही बड़े देश हैं जहां पर ये ऑडिट की सुविधाएं हैं कि वो फिनटेक कंपनियों के टेक्नोलॉजी सिस्टम को ऑडिट करके समझ भी सकें, जान भी सकें। अब इनका तकनीकी रहस्य जब तक खुलता है तब तक तो कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी होती है। इसीलिए 3 साल पहले पेटीएम के तकनीकी सिस्टम को ऑडिट करने का आदेश दिया था। पेटीएम ने यही जानने के लिए कि आउटसोर्सिंग कहाँ से हो रही है, किसका पैसा आ रहा है, सर्वर किसके हैं, इंफॉर्मेशन कहाँ होस्ट की जा रही है, जानकारियाँ कहाँ से मिलें। हुआ ये कि जब तक दुनिया के नियामक समझ पाते तब तक फिनटेक एकदम पूरी तेज़ी से छतरी की तरह खुलकर चारों तरफ फैल गया। सरकारें डिजिटल क्रांति की लालच में थी, डिजिटल क्रांति आ गई इसकी घोषणा करना चाहती थी और अपने आप को डिजिटल क्रांति का अगुआ बताना चाहती थी, तो उन्होंने नियमों का इंतजार नहीं किया। भारत में भी ऐसा ही हुआ, क्रांति पहले हो गई, उसको संभालने के नियम बाद में बनना शुरू हुए, और जब वो नियम बनना शुरू हुए तब तक स्टार्टअप में भारी पूंजी आने लगी। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में इस रिस्क को प्रोफाइल को दिया, जो चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में जो और नियो बैंक्स हैं उनका वित्तीय सिस्टम में रिलेवेंस कितनी तेजी से बढ़ा है और बैंकों ने कैसे इन पर अपनी निर्भरता बढ़ा दी बगैर व्यवस्था और नियमों के। यानी सरकारें डिजिटल क्रांति को बढ़ा रही थी,
बैंकिंग रेगुलेटर समझ ही नहीं पा रहे थे क्या हो रहा था। इस बीच में अचानक बैंक और फिनटेक एक दूसरे से जुड़ने लगे और एक पूरा तंत्र खड़ा हो गया। और ये जुड़ाव या ये जो बैंक और फिनटेक की दोस्ती थी, इसे स्टार्टअप निवेशकों का पैसा आने लगा। उन्होंने पोटेंशियल दिखाकर दुनिया से पैसा कलेक्ट करना शुरू कर दिया। नियमों के शून्य के बीच 2 ही साल के भीतर दुनिया में एक विराट उद्योग खड़ा हो गया, फिनटेक का एक विराट कारोबार खड़ा हो गया, जिसके लिए नियम अब बनना शुरू हुए। कोविड के दौरान इससे ज़्यादा बढ़ोतरी मिली। अब जैसे आप भारत का ही आंकड़ा देखिए, 2023 में भारत में फिनटेक का टोटल बाजार $2.1 ट्रिलियन का हो गया था। 2023 में जो कानून अभी भी बन रहे हैं, अभी भी सरकार, अभी भी आरबीआई ये गारंटी के साथ नहीं कह सकती कि पेटीएम में या फ़ोनपे में या किसी फिनटेक कंपनी के केवाईसी बिल्कुल साफ सुथरे और गारंटीड या क्लीन है। 400 से ज़्यादा फिनटेक स्टार्टअप खड़े हो गए भारत में, जिनमें से 700 को कैपिटल भी मिल गई, 700 के पास पूंजी भी आ गई। कंपनियों के वैल्यूएशन $95 बिलियन तक पहुंच गए। ये देखिए फिनटेक मार्केट की तस्वीर आपके सामने दिखाई दे रही है। अभी कानून और नियमों की व्यवस्था होती, उससे पहले ये बाजार, इतना बड़ा बाजार खड़ा हो गया। $27 बिलियन की फंडिंग भी आ गई इन स्टार्टअप्स में फिनटेक कंपनियों में। और कारोबार में पारदर्शिता की गारंटी मिले, इससे पहले कंपनियां आईपीओ लेकर भी आ गई। 2 कंपनियां बाजार में लिस्टेड हो गई, जैसे कि पेटीएम और पीवी फिनटेक। अब ये इस परिस्थिति में कई कंपनियां लार्जर इतनी बड़ी हो गई कि टू बिग टू फेल हो गई। जैसे पेटीएम के ग्राहकों को कहां सेटल किया जाए, इसे लेकर 15 दिन बीत गए, आरबीआई तय नहीं कर पा रहा है कि उन्हें कहाँ दिया जाए, क्योंकि कंपनियों के पास बड़ा बेस हो गया। तो ये पहला खतरा था कि तकनीक का अंधेरा था, रफ्तार बहुत तेज थी, ना तो रेगुलेशन संभाल पाया उसे, ना रेगुलेटर्स की तैयारी थी इस तरीके के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा सबसे बड़ा खतरा आया कनेक्टेड लेंडिंग का। आईएमएफ ने अपनी जो रिपोर्ट आई उसमें ये बताया कि अधिकांश फिनटेक कंपनियां कर्ज का कारोबार कर रही हैं, डेट का कारोबार कर रही हैं। और जो मनी सप्लाई बाजार में बढ़ी है या कर्ज की डिमांड बढ़ी है पूरी दुनिया में, उसका एक बड़ा हिस्सा इन कंपनियों के जरिए आया है। दरअसल बैंक जिन्हें कर्ज नहीं देते थे, जिनके केवाईसी नहीं होते थे, जिनकी जांच पड़ताल नहीं होती थी, जिनकी बैंकेबिलिटी नहीं होती थी, उन्हें महंगी दर पर फिनटेक ने कर्ज देना शुरू कर दिया। अब आप ये चार्ट देखिए, इस चार्ट में आपको दिखाई देगा कि जो लोन का बूम है पूरी दुनिया में, वो कितनी तेज़ी से आया फिनटेक कंपनियों के जरिए। जो लाल वाली लाइन आपको दिखाई दे रही 2020 तक का आंकड़ा आईएमएफ की रिपोर्ट में, इसके बाद के महीनों में, बाद के वर्षों में तो इसमें और ज़्यादा तेज की बढ़ोतरी आई। तो जितना भी क्रेडिट का बूम आया 2019 के बाद, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा इन फिनटेक कंपनियों का था। बैंकों ने फॉर्मल क्रेडिट नहीं दिया, पर इनके क्रेडिट के साथ डिजिटल लेंडिंग का बड़ा बूम आया। फिनटेक का बुनियादी कारोबार ही कर्ज का है और ये ग्रोथ चार्ट इसमें दिखाई देता है। उसकी वजह यह है शुभम कि और किसी दूसरी फिनेंशियल सर्विस में कमाई नहीं है, पेमेंट में कोई कमाई नहीं है, बाकी छोटी मोटी सर्विसेज में कोई कमाई नहीं। जब तक आप कर्ज नहीं देंगे तब तक आपको बेटर रिटर्न आना नहीं शुरू होंगे। भारत से ही समझिए, भारत में डिजिटल लेंडिंग का जो बाजार है वो ओवरऑल फिनटेक का 60% है। भारत के ओवरऑल फिनटेक के बाजार में लेंडिंग कंपनियां, लेंडिंग का काम करने वाली, कर्ज देने वाली कंपनियां लगभग 60% हैं। 2023 की शुरुआत में ये $300 बिलियन का बाजार था। अभी भी जब कितनी सख्ती है तब भी $300 बिलियन का बाजार है। और ये जो स्टार्टअप कंपनियां जाकर दुनिया से पैसा ला रही हैं, वो ये बता रही हैं कि 2030 तक ये $1.3 ट्रिलियन का हो जाएगा। ये देखिए फिनटेक रेवोल्यूशन का जो आंकड़ा है, इसमें आप लेंडिंग टेक का बाजार देखिए, $270 बिलियन के आसपास का है जो दिखाई दे रहा है। इसके नीचे जब आप आओ तो फिर बहुत ही छोटा है, पेमेंट्स का, इंश्योरटेक का, इनका बाजार छोटा है। स्टार्टअप की सबसे ज़्यादा पूंजी भी लेंडिंग में आई है, सबसे ज़्यादा पैसा भी लेंडिंग के बिजनेस में लगाया गया। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अधिकांश फिनटेक कंपनियां पूरी दुनिया में अनसिक्योर्ड लेंडिंग में काम कर रही हैं, क्योंकि उनके पास, वो जिन लोगों को कर्ज दे रही हैं उनके पास कुछ जमानत और सिक्योरिटी नहीं है। और यही वजह है कि भारत में आरबीआई ने अनसिक्योर्ड लेंडिंग पर इतनी ज़्यादा सख्ती की है, क्योंकि सारी की सारी लेंडिंग फिनटेक कंपनियों के जरिए, उनके जरिए कर्ज दिए जा रहे हैं। दुनिया भर की कंपनियां के बैंक के जानते हैं कि फिनटेक कंपनियां तो पूंजी विहीन है, उनके पास तो कोई कैपिटल, किसी तरीके की कैपिटल है नहीं, उनके पास लिक्विडिटी का कोई सोर्स नहीं है, रेगुलर सोर्स नहीं है, क्योंकि डिपॉजिट्स तो लेती नहीं, वो तो स्टार्टअप्स की पूंजी ला के चलाती हैं। और लोन के लिए वो निर्भर हैं वित्तीय तंत्र पर, बैंकों और एनबीएफसीज पर। रिटर्न सीमित है, वो मुख्य धारा की जो बैंकिंग है उससे कर्ज लेती हैं और उस कर्ज को आगे बांटती हैं। बैंक थोड़ा लेजी लेंडिंग में चले गए, उन्होंने वो पैसा दे दिया फिनटेक को कि जाओ आप बांटो जाके, उसका रिटर्न हमको दे देना। नियामकों को समझ में आ गया 2 साल के भीतर कि अगर इसमें से 20% कर्ज भी डूब गया फिनटेक का,
25% भी डूब गया तो बैंक भी लड़खड़ा के बैठ जाएंगे, बैंकों के पास भी बचने का कोई सूरत नहीं होगा। इसलिए अचानक पूरी दुनिया के रेगुलेटर्स का फिनटेक के प्रति कॉन्फिडेंस डेफिसिट हो गया, जिसको आप ट्रस्ट डेफिसिट कह सकते हैं। तो अब फिनटेक कंपनियों और रेगुलेटर्स के बीच में खास किस्म की विश्वास की ट्रस्ट डेफिसिट की कमी है। सनद रहे कि पेटीएम भी इसी कर्ज में सक्रिय थी। पेटीएम का जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ आई थी वो इसी कर्ज से आई थी और वही इसके कारोबार में बढ़त का सबसे बड़ा जरिया भी था। सर, निजी सूचनाओं की चोरी भी एक मसला है जिसका डर है। तीसरा सबसे बड़ा डर ये है कि निजता की चोरी जो वैसे भी सिस्टम से हो रही है फिनटेक के जरिए, तो उसे उसको रोकने की गारंटी नहीं दी जा सकती। एक महत्वपूर्ण आंकड़ा आप अपने आसपास देखें जो IMF की रिपोर्ट में भी आया और हमने भी अपने तरफ से जांचा कि फिनटेक का सबसे ज़्यादा विस्तार कमाए वाले वर्गों के बीच हुआ है। मतलब भारत में फिनटेक से जुड़े हुए वो लोग हैं जो रेहड़ी पटरी वाले, जिन्हें फिनेंशियल लिटरेसी के मामले में कुछ भी पता नहीं है। उनका एक बैंक अकाउंट है जो फिनटेक से जुड़ा हुआ है और उस पर वो पेमेंट लेते हैं और लेन देन करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर यही लोग कर्ज भी लेते थे डिजिटल लेंडिंग से। जो फिनटेक कंपनी थी उनको कर्ज भी दे देती थी। इनको दिए जाने वाले ज़्यादातर कर्ज अनसिक्योर्ड थे। आंकड़ा देखिए, इसमें ब्राज़ील का उदाहरण के तौर पर आंकड़ा दिया गया है कि जो नियो बैंक्स की प्रोफाइल है उस प्रोफाइल में लोअर इनकम वालों का हिस्सा सबसे बड़ा है। और ये स्थिति भारत की भी है, बाकी देशों की, दुनिया के बाकी देशों की भी है। अमेरिका तक में जो लोअर इनकम वाले लोग हैं वो फिनटेक का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इनके पास कोई डिजिटल साक्षरता नहीं है, इनकी सूचनाओं का दुरुपयोग कहीं भी हो सकता है, इनकी जानकारियां कोई भी चुरा सकता है, इन्हें तो पता भी नहीं, इनको तो अपने फ़ोन्स भी प्रॉपरली ऑपरेट करना नहीं आता। और इसलिए पेटीएम पर में या बाकी जो जांच पड़ताल में आया वो क्या आया कि इनके पहचान का इस्तेमाल ही मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है। इनके नाम पर, इनके केवाईसी पर, इनके आधार पर, इनकी सूचनाओं का इस्तेमाल करके कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग में उसका यूज़ कर सकता है। ये जांच का बुनियादी पहलू है। और इसलिए फर्जी केवाईसी के साथ या किसी का केवाईसी इस्तेमाल करके ऐसे खाते बनाए गए होंगे जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, जिनके जरिए पैसा इधर से उधर किया गया। इन कंपनियों के नेटवर्क में साइबर सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हैकर्स जब चाहते हैं तो घुसकर इसमें से डेटा उठा ले जाते हैं। ऐसा मान रहे हैं भारत में विशेषज्ञ कि हाल के महीनों में जो डेटा के बड़े लीक हुए हैं भारत में, केवाईसी से रिलेटेड डेटा के बड़े लीक हुए हैं, उसमें फिनटेक की भूमिका हो सकती है, क्योंकि उनके सिस्टम से घुसकर हैकर्स ने इन डेटा को हासिल किया हो। लेकिन यह आंकड़ा कहीं ना कहीं संदेह आशंका दिखाई देती है हमें IMF की इस रिपोर्ट से। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पर साइबर अटैक्स सबसे ज़्यादा हुए हैं, फिनटेक पर, क्रिप्टो पर, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा साइबर अटैक्स हुए हैं। तो वो अटैक भारत में भी फिनटेक के जरिए हुए हैं। IMF ने कहा है कि दुनिया में 30% से अधिक डिपॉजिट हर साल साइबर लुटेरे लूट ले जाते हैं। लोगों के खाते में 30% तक की कमी का पैसा दुनिया के साइबर लुटेरे निकाल ले जाते हैं, और जिसमें फिनटेक का जरिया एक बड़ा जरिया हो सकता है। कोई भी सुधार आता है सर देश में, खास तौर पर वित्तीय बाजार में, तो एक कोई मोड़ आता है, कोई घटना होती है जिसके बाद वो होता है। तो आपको लगता है कि अब जो नियम बनेंगे, जो सुधार आएंगे, उनको हम पेटीएम रिस्क या फिनटेक रिस्क के नाम से जानेंगे? हाँ, जैसे हेस्टेट रिस्क का इस्तेमाल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अभी भी किया जाता है, ठीक उस तरह से आप ये कह सकते हैं कि दुनिया की बैंकिंग फिनटेक रिस्क के संक्रमण से परेशान है या डरी है, उसे पेटीएम रिस्क भी आप कह सकते हैं, लगभग 1970 के दशक में जैसा हुआ था। अब उसकी ये बात केवल नाम के लिए नहीं है, नाम इस तरीके के दिए जाने के लिए नहीं है, बल्कि खतरा ये है क्योंकि RBI इतना सख्त है और इतनी कोशिश क्यों की जा रही है, क्योंकि यहाँ से एक संक्रमण का खतरा है। एक बैंक अगर डगमगाया, एक फिनटेक कंपनी डूबी और उसके कर्ज और उसकी सेवाएं लड़खड़ाई, तो उसके बाद पूरा का पूरा वित्तीय सिस्टम लड़खड़ा जाएगा। और इसलिए डिजिटल इंडिया के तमाम दावों के बाद भी इस सख्ती के बाद भारत में फिनटेक क्रांति को बहुत गहरा झटका लगा है अभी हाल के नियमों से। ऐसा लगता है कि जैसे नियम शून्यता के बीच भारत में फिनटेक का स्पेस है, फिनटेक उद्योग को बनाया गया था। अब RBI की जो हमलावर मुहिम है, इसके दो बड़े नतीजे हमारे सामने आएंगे जिनसे आप बच नहीं सकते। हमेशा ऐसा ही होता। पहले नतीजा ये कि जो सस्ता कर्ज या जो कर्ज की एक्सेस, सस्ता तो नहीं कहेंगे, जो कर्ज की एक्सेस बहुतों तक पहुंच गई थी डिजिटल लेंडिंग के तहत, वो सिकुड़ जाएगी, वो सिकुड़ रही है। FSDC की बैठक में भी वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल लेंडिंग पर सख्ती होनी चाहिए। यानी बहुत सारे ऐसे लोग जो मोबाइल पर एक क्लिक पर अपना ऑनलाइन आधार अपडेट करा के अपने अकाउंट में छोटा मोटा कर्ज ले लेते थे, ये कर्ज का प्रवाह रुक जाएगा, क्योंकि अब फिनटेक के इन ग्राहकों पर ना तो फिनटेक रिस्क लेंगे और ना इन ग्राहकों पर बैंक रिस्क लेंगे, कोई जोखिम लेंगे कर्ज देने के लिए।
दूसरा, जो फिनटेक सिकुड़ेंगे तो स्टार्टअप की पूंजी भी घटेगी, क्योंकि फिनटेक के बिजनेस मॉडल लेंडिंग पर आधारित थे और वो जब कोलैप्स करेंगे तो स्टार्टअप की पूंजी इनके यहाँ आना कम होगी। तीसरा इसका पहलू यह है कि भारत के कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सरकारी और निजी बैंक, जो आमतौर पर कंज्यूमर साइड की सेवाओं में सुस्त थे, नेटवर्किंग तो अच्छी थी, कंप्यूटराइजेशन कम हो गया था, ऑनलाइन सिस्टम्स हो गए थे, पर कंप्यूटर सर्विसेज में या कंज्यूमर साइड की सेवाओं में आज भी डिजिटली भारत के बैंक दरिद्र हैं, कमज़ोर हैं। आप किसी भी बैंक का ऐप इस्तेमाल करके देखिए, उनके सिस्टम नेटवर्क में जाकर देखिए, रेयरली आपको लगेगा कि अच्छी सेवाएं मिलती थी। जो उपभोक्ता थे उन्होंने इन सेवाओं को फिनटेक के जरिए लपक लिया, क्योंकि फिनटेक कंपनियां लोगों के मिजाज, जानकारी के हिसाब से तरह तरह के छोटे छोटे सर्विसेज पैकेज बनाकर दे रही थी। लेकिन अब फिनटेक का जब डिसमेंटलिंग होगी या मेल्टडाउन शुरू होगा तो इन बैंकों को इस कंज्यूमर स्पेस में अपनी जगह बनाने का मौका मिलेगा, और उन्हें लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास ट्रस्ट है, भरोसा है, पीछे रेगुलेटर उनके खड़ा हुआ है। उन्हें अपने सिस्टम्स दुरुस्त करने चाहिए। आज भी भारत के तमाम बैंक, सरकारी और निजी बैंक के ऐप देख लीजिए, उनके कंप्यूटर सिस्टम देख लीजिए, आपको लगेगा कि एक तरफ फिनटेक स्टार्टअप है जिसका ऐप इससे 1000 गुना बेहतर सेवा दे रहा है, और एक तरफ एक बैंक है, बड़ा बैंक है, सरकार के नियंत्रण वाला बैंक है, उसकी सेवाएं देख लीजिए तो आपको फर्क समझ में आएगा। जबकि हो सकता है फिनटेक स्टार्टअप उसी बैंक से कर्ज लेकर आपके पास आ रहा हो। इसीलिए पेटीएम के ग्राहकों को एक्सिस बैंक के साथ जोड़ने की बात कही गई है। तो ये असर हमें अभी तत्काल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप भी हमें बताइए कि इस पूरे, क्योंकि पेटीएम और इस तरीके की घटनाओं से सारे लोग जुड़े हैं, तो आप भी हमें बताइए, अपनी टिप्पणी में लिखिए इसके नीचे कि इस घटना के और क्या असर होंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि रिजर्व बैंक और सरकार ने पेटीएम जैसों को जल्दबाजी में बढ़ने दिया और अब संकट सामने देखकर सब ध्वस्त किया जा रहा है, जिसका असर बहुतों की नौकरियों पर, बहुतों के कामकाज पर, बहुतों के लेन देन पर पड़ेगा? आप अपना जवाब लिखिए, अपनी टिप्पणी लिखिए, अपनी राय लिखिए और बताइए कि इस पूरे बदलाव के घटनाक्रम के में बाकी लोगों पर क्या असर रहेंगे। हमें आपके जवाब का, आपकी टिप्पणियों का इंतजार रहेगा। बिल्कुल, और अगले मनी सेंटर में, इकोनॉमिकम में आपके जो टिप्पणियाँ आएंगी उनको हम शामिल भी करेंगे। अब बारी सवाल जवाबों की। सर, विष्णु जी का पहला सवाल है, वो कह रहे हैं चाहे पेटीएम हो या इससे पहले के मामले हो, निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए प्रबंधन, बोर्ड, ऑडिटर को क्या सजा नहीं मिलनी चाहिए? सजा के प्रावधान तो हैं, लेकिन अभी तो वित्तीय व्यवस्थाओं में असल में बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं, तो स्पष्ट रूप से जब तक कोई भ्रष्टाचार या करप्शन का मामला नहीं बनता तब तक कंप्लायंस के मामले में सीधे सजा नहीं दी जाती। पर यह सवाल सही और ज़रूरी है कि ऑडिटर्स भी हैं, बोर्ड भी हैं, बाकी हैं, इनकी सबकी जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए। तो आरबीआई ने अभी ऐसी कोई जांच का तो अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक के भीतर दाल में काला था, ये बात तो अब स्पष्ट हो गई। अब हेड्स रोल होंगे, किस पर जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी, इसे आने में समय लगेगा। भारत में जांच की प्रक्रियाएं थोड़ी धीमे चलती हैं। सार्थक का सवाल है, देश में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को बेहतर कैसे किया जाए? प्रॉपर्टी टैक्स पर हम लोगों ने शायद 2 साल पहले इकोनॉमिकम में विस्तार से एक एपिसोड किया था। अगर कहीं हमको उसका लिंक मिल जाएगा तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लगाएंगे, आपको बताएंगे। प्रॉपर्टी टैक्स भारत में नगर पालिकाओं की और नगर निकायों की और स्थानीय निकायों की आय का प्रमुख स्रोत है, और भारत में 60 से 70% प्रॉपर्टी पर टैक्स वसूला ही नहीं जा पाता। एक ड्रोन सर्वे कराया था सरकार ने और सैटेलाइट के जरिए मैपिंग कराई थी। जितनी प्रॉपर्टीज़ आपको शहरों में दिखाई देती है, उनमें से आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ का प्रॉपर टैक्स कलेक्शन नहीं होता। अब डिजिटली ये संभव है कि आप हर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर हो, उसका टैक्स हो, उसकी मैपिंग हो। और शुभम, अगर प्रॉपर्टी टैक्स की 60 से 50% वसूली बढ़ जाए तो शहरों को अपने संसाधनों के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर रहने की ज़रूरत ही नहीं होगी। क्या उसी के सहारे शहरों को आधुनिक और व्यवस्थित किया जा सकता है। भारत की अधिकांश नगर पालिकाएं या नगर निगम बड़े शहरों को छोड़ दिए जाएं तो दरिद्र हैं, गरीब हैं। वो केवल केंद्र सरकार से जो अनुदान मिलता है वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत, उस पर चलती हैं। उनके पास टैक्सेशन की तो कोई छूट नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स ही उनके आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तो ये बड़ा रिफॉर्म है जो शुरू होना चाहिए, और इससे नगर पालिकाओं की सेहत, वित्तीय सेहत ठीक करने में मदद मिलेगी। इनकम की बात में सर क्या खास? इनकम की बात में इस बार हम एक मनी9 के सुपर ऐप पर एक नई सेवा के बारे में आपको बताएंगे। मनी9 के सुपर ऐप पर अब एक ऐसी सेवा उपलब्ध होगी जिसमें आप कभी भी किसी भी समय अपने एक्सपर्ट से अपना सवाल पूछ सकते हैं। मनी9 में हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक सवाल पूछें, क्योंकि पर्सनल फिनांस पर्सनल होता है। विशेषज्ञ से बात करें, पूछें, अपनी जानकारी मांगें और उससे सोचकर सलाह लेकर अपने फैसले लें। मनी9 के सुपर ऐप पर जाइए, पूछे का बटन दबाएं, वहाँ पर आपको 2 विकल्प मिलेंगे। एक विकल्प में आप हमारे किसी लाइव शो में सवाल पूछ सकते हैं, और दूसरे विकल्प में आपको
एक्सपर्ट चुनने का मौका मिलेगा। आप अपना एक्सपर्ट चुनिए, अपना सवाल रिकॉर्ड करा दीजिए वॉइस से, फ़ोटो खींचकर भेज दीजिए, टाइप कर दीजिए। अगर आपके सवाल में कुछ कमी भी होगी, कोई स्पष्टता नहीं होगी, तो हमारी टीम उस सवाल को ठीक करेगी, एक्सपर्ट से बात करके उसका जवाब लेकर आपको भेजेगी। इस सेवा का इस्तेमाल शुरू करिए, जिससे कि आपको आपके जो निवेश के बचत के फैसले हैं उनमें तत्काल सलाह मिल सके। अभी कुछ एक्सपर्ट्स इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, जल्दी ही हम लगभग सारे वित्तीय क्षेत्र में जो निवेश और बचत हम करते हैं उनके विशेषज्ञ आपको इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे, जिनसे आप दिन में किसी भी समय सवाल पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। किस्सों के सिक्के में क्या चर्चा है इस बार? किसानों का आंदोलन आपके सामने भारत में चल रहा है, पर भारत के साथ दुनिया के कई देशों में किसानों के आंदोलन चल रहे हैं। कोई संयोग की बात है कि यूरोप के भारत में आंदोलन शुरू होने से पहले यूरोप के शहरों में भी किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए, अमेरिका में भी किसान आंदोलनों की तैयारी चल रही है। किस्सों के सिक्के में इस बार हम आपको एक बेहद दिलचस्प दौर में ले चलेंगे, जिस दौर ने आंदोलनों के बाद अमेरिका की खेती को बदल दिया। पर खेती के साथ आप उस आंदोलन में कुछ ऐसे सितारों से मिले होंगे जिन सितारों ने किसानों के साथ जुड़कर अमेरिका में एक नए तरीके की क्रांति की। और वो सितारे, वो बड़े संगीत सितारे, वो बड़े गायक, जिनके इस चेहरे से शायद आप वाकिफ़ नहीं होंगे अगर आप पश्चिम के अमेरिका के संगीत में से परिचित हों, तब भी हम उस दौर में ले चलेंगे। उस दौर का किस्सा, जिस दौर के किस्से के बाद अमेरिका की खेती हमेशा के लिए बदल गई, और उस दौर का किस्सा जब बॉब डायलन, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन जैसे सितारों ने किसानों को कर्ज से बचाने के लिए चंदे उगाए। इस बार मिली है बॉब डायलन से एक दूसरी भूमिका में किसान आंदोलन के साथ। चलिए, और सर चलते चलते कोई किताब या वेब सीरीज? इस बार नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री आई है। अगर आप उस डॉक्यूमेंट्री अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिए। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में हम लोगों को बहुत सारी जानकारियां हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन को लेकर दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन पर हमेशा एक सवाल उठता है, एक आरोप लगता है या उनके पूरे शोध पर एक हिस्सा जो क्वेश्चन के घेरे में आता है वो ये आता है कि क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हिरोशिमा और नागासाकी पर डाले गए एटॉमिक बम को बनाने में मदद की थी। बेहद दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पर, हम आपको स्पॉइलर नहीं देंगे, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन की पूरी कहानी उनके बचपन से लेकर हिटलर के असर के कारण, हिटलर के उत्पीड़न के कारण जर्मनी से भागने की, पलायन की, फिर ब्रिटेन में रहने की, और वहाँ से पलायन करने के बाद अमेरिका में जाकर रहने की कहानी, और दुनिया के सबसे विनाशक एटम बम से उनके रिश्ते की परतें खोलती है डॉक्यूमेंट्री आइंस्टीन एंड द बॉम्ब। इस डॉक्यू मूवी को ज़रूर देखें अगर आप उस दौर के इतिहास से परिचित होना चाहते हैं, क्योंकि अभी हाल में जब ओपेनहाइमर मूवी आई थी क्रिस्टोफर नोलन की, तो उसमें आइंस्टीन का एक छोटा सा चरित्र दिखाया गया था, जहां ओपेनहाइमर आइंस्टीन से बम पर कुछ सलाह लेने जाते हैं। पूरी बात स्पष्ट नहीं हुई थी कि आइंस्टीन की उस बम में क्या भूमिका थी। इस छोटी सी मूवी को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आइंस्टाइन ने दरअसल न्यूक्लियर बम में, या जो नाभिकीय बम बना था, उसमें किस तरीके का कंट्रीब्यूशन, योगदान किया था। तो ये था हमारा सुपर पैक इकोनॉमिकम। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने सवाल सुझाव ज़रूर भेजिए हमको। अगले हफ्ते फिर आएंगे नए संस्करण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।